नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी अल्टीमेट पर। हम 30 मिनट सीरीज कंप्लीट करने की ओर हैं और उसमें लगभग 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें शुरू से लेके और 15वीं क्लास थी आपकी उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित शक्तियां, उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। इसलिए छोटी सी क्लास में सारगर्भित रूप से सबको कवर करने की कोशिश की गई है। तो पहले आज आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाए कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, किस सदन के होते हैं, ये बीपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आईएएस में भी पूछा है, आरआरबी ने भी पूछा है इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कई और जगह भी देखने को मिला था, लेकिन आपके सामने ये दिखा दिया है। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। एमपीपीएससी ने इसको 3 बार पूछा है, यहाँ एक ही बार लिया हुआ है, 2006 में पूछा है और उससे पहले भी पूछा हुआ है ये प्रश्न। फिर है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। या लिख नहीं पाया है कि किस, हाँ ये लिखा हुआ, देखिए आईएएस में पूछा है 2 बार, एसएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो यूपीएससी लेती है। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ये यूपीपीसीएस ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा है इसको 2 बार, यूपीपीसीएस ने 2006 और 10 में और पूछा हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जिनको हम क्लास के बाद देखेंगे और आप सब लोग इस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप सब लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं सबसे पहले, फिर प्रधानमंत्री पे चलेंगे। तो जो मंत्रिपरिषद है, और एक शब्द और सुना होगा मंत्रिमंडल, और एक शब्द और सुना होगा किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, आपने ये 3 नाम सुने होंगे। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है और किचन कैबिनेट क्या होती है, और इन तीनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रावधान किया है आर्टिकल 74 में, ठीक है, मंत्रिपरिषद शब्द आया है। लेकिन याद रहे, मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है और संविधान में इसको 352 आर्टिकल में जोड़ा हुआ है। क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति की शक्तियां जब पढ़ रहे थे उस समय आपको आपातकाल पढ़ाया था, आपातकालीन शक्तियां, और आपातकालीन शक्तियों में आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के कहने मात्र से आपातकाल को घोषित करवा लिया था, उस समय ऐसा प्रावधान था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन किया तो उसमें कहा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे, तो वहां 352 में आ गया। किचन कैबिनेट जो है ये अनौपचारिक है, इसका संविधान में या किसी प्रक्रिया में कोई जिक्र नहीं है, ये अनौपचारिक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। देखिए, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे संबंध में संविधान में विस्तृत प्रावधान नहीं किए गए हैं, केवल 2 अनुच्छेदों में निम्न व्याख्या दी है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक। तो मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग आर्टिकल 74 में हुआ है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, काम करेंगे। अब जब ये वाली बात हो रही है तो यहाँ पे दो संशोधन भी पढ़ लिए जाएंगे, एक 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां।
जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो कुछ संशोधन इतने महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में समझना पड़ेगा कि उस समय आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी। एक उत्तर रटने के लिए बता दिया, 44वें संविधान संशोधन में ये हुआ, 42 में ये हुआ, 24 में ये हुआ, 73 74 में ये हुआ, ये नहीं करना है। हम उसकी पूरी भूमिका के साथ पढ़ेंगे कि आखिर 42वां संविधान संशोधन क्यों किया। इंदिरा गांधी उस समय इतनी पावरफुल लीडर थी देश की, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश का स्थिति और संविधान को ही बदलने की कोशिश की थी। तो उसको समझेंगे। उसके आलेख में फिर आलोक में 1973 का मूल ढांचा सिद्धांत भी आया हुआ है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, वहां भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। 44वां संविधान देखिए, 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी को अपनी मन मर्जी से काम करना था, तो वो किसी तरह की अड़चन नहीं चाह रही थी। उन्होंने कहा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। सीधी सी बात है, मैं मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री, अभी आप समझेंगे कि मंत्री परिषद का मतलब ही प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है मंत्री परिषद का केंद्र प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने प्रावधान कर लिया कि राष्ट्रपति बाध्य होंगे, जो कहा जाएगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन जब जनता सरकार आई 44वें संविधान संशोधन में 1978 में, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर काम करने के लिए वो फिर क्या है, बाध्य है। ठीक, उसके बाद है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। ये बेसिकली प्रावधान क्यों किया गया है, ये शुरू से था ये प्रावधान कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रही है इसकी कोई जांच नहीं होगी, किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ताकि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में संबंध मजबूत बने रहे, वो किसी भी तरह की सलाह बातचीत कर सकें, उनके अंदर भय ना हो कि ये सलाह दी जाएगी तो इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक, तो उनकी सलाह की कोई जांच नहीं होगी किसी भी न्यायालय में। फिर इसके बाद ये आर्टिकल 74 था, और आर्टिकल 75 कहता है, मंत्रियों के बारे में उपबंध करता है। यही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये जितने आसान दोनों क्लॉज दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कभी स्थिति बनती है कि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है लोकसभा में, तब क्या होगा? स्थिति गड़बड़ गई। उस समय जब राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के नाम से आपको पढ़ाया था, संविधान में जिनका जिक्र नहीं है, परिस्थितिवश उस समय राष्ट्रपति को अपने विवेक से काम करना पड़ता है। तो उस समय आपसे कहा था यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उनसे 1 महीने के अंदर लोकसभा में क्या कहेंगे, विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करो। ठीक है, और सामान्यतः स्थिति यह होती है कि सबसे बड़े दल को बुलाया जाता है। ठीक, राज्यों में भी आपने देखा होगा, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल क्या करते हैं, बड़े दल को बुला लेते हैं। लेकिन अभी आपने महाराष्ट्र में सुना था, कर्नाटक में भी चुनाव से पहले हुआ था कि महाराष्ट्र में उन्होंने, राज्यपाल ने जो दूसरा वो सबसे बड़ा दल था उसको ना बुलाकर बीजेपी समर्थक दल को बुला लिया था। यहीं से केंद्र राज्य संबंधों की टकराहट शुरू होती है और उसमें राज्यपाल एक बड़ा मुद्दा है। जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको हर चीज बहुत क्लियर समझ आएगी। आपको लगेगा कि यार ये सब जो चल रहा है इसको तुम समझते हैं और आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस राज्य में अब क्या हो सकता है। राज्यपाल शासन लग गया है तो अब क्या होगा, और राष्ट्रपति शासन लगा है किसी में तो अब क्या होगा, क्यों राष्ट्रपति शासन लगा होगा, ये सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास संविधान की समझ होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करेंगे, और यदि बहुमत नहीं है प्राप्त तो किसको नियुक्त करेंगे? तो वो फिर नियुक्त करेंगे जो सबसे बड़ा दल है, और 1 माह के अंदर कहेंगे कि आप विश्वास प्रस्ताव प्राप्त कीजिए। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये भी इतना सीधा नहीं है जितना लिखा है।
सलाह पर करेंगे का मतलब है कि बाध्य हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे वही व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 74 एंड 75 आपको समझा दिया है। अब चलते हैं कि मंत्रिपरिषद है क्या, उसके बारे में विशेष तथ्य क्या है, किस तरह से उसमें कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं। अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में, ये तो संवैधानिक प्रावधान बता दिया, आपको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित होता है। 91वें संविधान संशोधन से पहले निश्चित नहीं था, तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इसको निश्चित किया गया और कहा गया कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा, और यही विधानसभाओं के लिए कह दिया गया है। तो विधानसभा और लोकसभा में किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार किसने से ज्यादा नहीं होगा, 15% से। विधानसभा सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, 15% होगा, लोकसभा के सदस्यों का 15%। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो मंत्रिपरिषद। अब बताइए, कोई भी मंत्रिपरिषद या कोई भी सरकार, मंत्रिपरिषद का मतलब सरकार, कब तक अस्तित्व में रहती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अभी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी मोदी सरकार के खिलाफ, तो यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार गिर जाती, यानी कि मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती। तो सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार हुई, लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा आपको पसंद नहीं कर रही है और आपके खिलाफ जाके मतदान कर देती है तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे। दोनों चीजों को समझिए। लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जब राष्ट्रपति चाहे तब उनको हटा सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं हटाएंगे, जब तक प्रधानमंत्री इस बारे में उनको सलाह नहीं देंगे। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई मंत्री है जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ जा रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको या तो इस्तीफा के लिए कहेंगे कि आप इस्तीफा दीजिए, और वो इस्तीफा नहीं देता है तो प्रधानमंत्री को सलाह देंगे कि आप इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के निर्णयों में अड़वंगा लगा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सामान्यतः ऐसी स्थिति बनती है। सबसे पहले हिंदू बिल जब पास हुआ था तब अंबेडकर साहब ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। सामान्यतः स्थिति यह होती है, यदि कोई मंत्रिपरिषद के निर्णयों से सहमत नहीं है तो उसे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ आई। राष्ट्रपति मंत्रियों के अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक, अब एक बात और आती है, क्या मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, तो नहीं है। 6 माह तक आप बिना संसद के सदस्य हुए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि 6 माह के अंदर आपको संसद के किसी एक सदन की, या तो लोकसभा या राज्यसभा अर्थात निम्न सदन या उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो मंत्री किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 6 माह के अंदर खुद स्वयं को संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। ठीक, ये मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है, तो संविधान में इनके वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान नहीं है। संसद अलग अलग समय पे कानून बनाकर इनके बारे में वेतन भत्ते तय करती हैं। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। ठीक है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, उसे दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल कौन सा होता है, कमेंट कीजिए। तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया है कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन एक बात बताइए, यदि कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है, चूंकि मंत्री है इसलिए वो राज्यसभा की मीटिंग में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जब वहां मतदान होगा तो क्या वह मंत्री मतदान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है, वह लोकसभा का सदस्य है, इसलिए राज्यसभा में मतदान नहीं कर पाएंगे। और चूंकि वह मंत्री है इसलिए उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, सब कर सकते हैं, मतदान नहीं करेंगे। मतदान अपने संबंधित सदन में ही करेंगे। ठीक, इस बात को भी याद रखेंगे।
मंत्री परिषद का अस्तित्व कब तक रहता है? तो लोकसभा के विघटन के बाद भी बना रहेगा। ये व्यवस्था 1971 में उच्चतम न्यायालय ने दी। इस व्यवस्था को आर्टिकल 74 के आलोक में दिया गया है। चूंकि 74 के बिना राष्ट्रपति कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ काम कर नहीं सकते, और मंत्रिपरिषद होगी नहीं तो राष्ट्रपति काम नहीं कर पाएंगे, और यह एक विशेष स्थिति होगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने 1971 में व्यवस्था दी कि मंत्रिपरिषद हमेशा कब तक बनी रहेगी? तब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नई मंत्रिपरिषद उसका स्थान ना ले ले, तब तक पुरानी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, और उसी पुरानी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से एक बात है, यदि कोई मंत्रिपरिषद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई है या उसका विश्वास प्रस्ताव नहीं रहा है, उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो क्या उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम कर पाएंगे? उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे? नहीं होंगे। उस मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, एक चीज और है जिसको आपको समझाते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में विधिक जिम्मेदारी, इनकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होती है जैसे ब्रिटेन में होती है। तो ब्रिटेन में आपको पता है संवैधानिक गणतंत्र, वो संवैधानिक राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। वहाँ लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। और गणतंत्र और लोकतंत्र क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले की क्लासों में समझाया गया है, या नहीं समझाया जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी आदेश है तो उस पर उस संबंधित विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, और यदि उस आदेश से किसी कानून नियम का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में राजा नहीं जाएंगे, मंत्री जाएंगे, और मंत्री जाके बताएंगे कि उन्होंने इस प्रस्ताव को या इस को क्यों लागू किया है। तो गलत कौन हुआ? मंत्री। इसलिए राजा कभी गलत नहीं होता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में किसी भी मंत्री की विधिक जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मंत्री किसी प्रस्ताव पर साइन नहीं करता है, वो राष्ट्रपति के यहाँ से ही होते हैं। तो ये याद रखेंगे, भारत में मंत्री की विधिक जिम्मेदारी नहीं है, ब्रिटेन में है। अब मंत्रिपरिषद की संरचना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो इसका आकार वो बता दिया कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, और दूसरा इसमें जो मंत्री होंगे वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक मंत्री आप सुनते हैं कैबिनेट मंत्री हैं, ये अमित शाह, विदेश मंत्री अपने जयशंकर प्रसाद। तो ये लोग जो हैं, एस जयशंकर, ये लोग जो है क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। एक मंत्री फिर होते हैं राज्य मंत्री, और एक मंत्री होते हैं उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जिनके पास सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सिंधिया जी के पास कौन सा मंत्रालय है? एविएशन मंत्रालय, वो भी कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा मंत्रालय है? वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो जिनके पास एक मंत्रालय का समस्त कार्यभार होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के ग्रुप को मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री को मंत्रालय या मंत्रालय के किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। तो याद रखिए, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता। कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के ये सहायक होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और ये सभी शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। किसमें शामिल होंगे? मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद बड़ी होगी आकार में, और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में तो ये छोटी होगी, और क्या ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का ही एक भाग मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, तो ये बात समझ आई यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, मंत्रिमंडल क्या है वही समझा दिया था।
मंत्रिपरिषद से छोटा होता है, 15 से 20 मंत्री होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः मंत्रिपरिषद का एक भाग है। आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है 44वें संविधान संशोधन से। ठीक, ये मंत्रिमंडल हुआ। मंत्रिमंडल बेसिकली बनाया क्यों गया? जब मंत्रिपरिषद थी तो मंत्रिमंडल की क्या आवश्यकता हुई? मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। लोकसभा में 550 सदस्य हैं और इनका 15% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लगभग 80 मंत्री बन सकते हैं अधिकतम। अब ये बताइए 80 लोगों की संस्था कोई सही निर्णय ले पाएगी? तो इसमें से कुछ को मिला के मंत्रिमंडल बना लिया, और यही व्यवहारिक रूप में सभी निर्णय मंत्रिमंडल लेती है, मंत्रिपरिषद नहीं लेती है। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं। मंत्रिमंडल ही समस्त कार्यों का देखरेख करती है। तो ये मंत्रिमंडल क्यों बनाया गया? ताकि काम को उचित तरीके से और निर्णयों को सही तरीके से कम समय में बिना विवाद के लिया जा सके। ठीक, फिर आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट। अब देखिए, ये एक अनौपचारिक संस्था है, ना तो संविधान में वर्णन है और ना ही किसी प्रक्रिया नियम में वर्णन है इसका, तो अनौपचारिक निकाय है। ठीक, प्रधानमंत्री और उसके समस्त घनिष्ठ, करीबी, विश्वास पात्र लोगों को इसमें रखा जाता है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर सलाह देते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री ही हो सकता है प्रधानमंत्री के कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, उनको रख लें। कोई परिवार के हों जो बहुत अच्छा जानते हैं, उनको रख लें। कोई बाहर के व्यक्ति हों जिनको वो अपने घनिष्ठ मानते हों, इनको रख लें और इनसे वो चर्चा करके किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये संस्था इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत फेमस और बहुत शक्तिशाली थी, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यूएसए में भी ऐसा होता है और ब्रिटेन में भी ऐसा होता है, हर जगह इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद, आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में दो आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 75 जिसमें नियुक्ति की बात कही गई है अन्य मंत्रियों के साथ में, और एक आर्टिकल 78 जिसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को, इसको हम पढ़ा चुके हैं। और एक आर्टिकल 88 भी है जिसमें मंत्रियों के बारे में विशेष अधिकारों की बात की गई है कि वो मंत्री किसी भी सदन में बोल सकते हैं, जो आपको बता दिए गए हैं, वो सब 88 में है। ठीक है, आर्टिकल 75 कहता है नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ये हम जान चुके हैं, जिनको डिज्यूर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं, जिसको डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहते हैं हम। और मंत्रिपरिषद कब तक है? जब तक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 नियुक्ति करने की बात करता है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। इसको हम विस्तार में पढ़ चुके हैं जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। संसदीय व्यवस्था है भारत में, तो उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे? कि जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ होगा उसको। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और 1 माह के अंदर विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए कह सकते हैं। सामान्यतः बड़े दल को बुलाते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। याद रखिए, 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, लोकसभा को, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। और निम्न सदन का भी सदस्य हो सकता है, उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है। 3 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। कौन कौन थे? इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये तीनों किससे थे? राज्यसभा से थे। लेकिन ब्रिटेन में व्यवस्था विपरीत है, निम्न सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उच्च सदन का सदस्य ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है,
जब आप एमपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं ना तो उसमें तुलना करने को पूछ लेता है, ब्रिटेन के संविधान की तुलना भारत के संविधान से कीजिए, तो उस समय इस तरह के पॉइंट आपको याद आने चाहिए। हम लोग मेंस की टेस्ट वो एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर 19 के बाद से जब से सिलेबस चेंज हुआ है और 19 से भी 19, 20, 21, 22 तक के पेपर को शामिल करेंगे उसमें, और उनके जो पॉलिटिक्स से प्रश्न आए होंगे उनके आंसर फ्रेम करेंगे कि किस तरह से इसका आंसर क्या लिखा जाना चाहिए था। क्योंकि मेंस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव होता है, तो उसको आप देखिएगा जरूर, उस सीरीज को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या होती हैं? तो मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, उनकी सिफारिश पर ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं। तो मंत्रालय कौन आवंटित करता है? प्रधानमंत्री आवंटित करते हैं। जबकि मंत्रालय आवंटन के नियम कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और नहीं देता है तो राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि आप इसको बर्खास्त कर दीजिए, तो वो बर्खास्त कर देंगे। वह स्वयं पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है। विभिन्न संस्थाओं के ये अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। किस किस के अध्यक्ष होते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होते हैं ये, ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का संपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री के कंधे पर होता है। प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को जब तक नहीं हटाया जा सकता तब तक लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है, ठीक है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन हटेंगे नहीं, क्योंकि जब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर अपनी मंत्रिपरिषद के साथ बने रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का टॉपिक। कल हम शुरू करेंगे संसद के बारे में, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं हमने, आप अब बता पाएंगे। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं किस सदन से? तो आमतौर पर पूछा है, तो संसद का सदस्य नहीं, गलत है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, देखिए लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल 3 को छोड़ दिए जाएं तो बाकी जितने प्रधानमंत्री हुए सब लोकसभा के सदस्य हुए। तो यहाँ पूछा है आमतौर पर, दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है वो, किसी भी सदन का सदस्य, लेकिन आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बने हैं। और संसदीय व्यवस्था चूंकि ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन में लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है, इसका आंसर ये होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अभी इस पर चर्चा हुई थी। यदि राज्यसभा के सदस्य हैं वो और लोकसभा की कार्यवाही में है तो यहाँ मतदान नहीं कर पाएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ये सही है, नहीं दे पाएंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल पाएंगे, तो बोल तो वो कहीं भी सकते हैं, ये भी आपको बताया, तो ये गलत है। वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, वे उच्च सदन में वक्तव्य में ही, यहाँ लिखा है मैं ही वक्तव्य दे सकते हैं, इसका मतलब क्या लोकसभा में नहीं दे सकते? तो ये भी गलत है, वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चूंकि वो ऑलरेडी उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए यह भी आवश्यक नहीं है कि उन्हें बनना पड़े, ठीक है। तो ये इसमें सही है, बाकी 3 इसके गलत हैं। देखिए क्वेश्चन कितने मतलब तरीके से पूछा है, जब तक आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे टॉपिक को नहीं कर पाएंगे सॉल्व। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पीसीएस एमपीपीएससी ने पूछा था, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताया, व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष लिखा है, ये गलत है। और प्रधानमंत्री के प्रति, ये भी गलत है। संसद के प्रति, सामूहिक रूप से संसद के प्रति होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति वो होते हैं, ठीक है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद
संसद सॉरी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो देखिए ये 15%, संसद के 15% तो गलत, लोकसभा के 10% गलत, और लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% सही। ये व्यवस्था कब की गई? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है? नहीं रखेगी। वो क्यों रखेगी? ये तो विपक्ष का काम है। भर्त्सना खुद की, अब भर्त्सना किसकी करेंगे भाई? बुराई करने वाला प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ ही आते हैं, तो सरकार अपनी खुद की बुराई थोड़ी करेगी, तो वो भी नहीं है। स्थगन प्रस्ताव वो कार्यवाही को क्यों रोकेगी? यदि उसको कार्यवाही रोकना है तो वो कार्यवाही करनी। विश्वास प्रस्ताव सरकार को लाना पड़ता है मंत्रिपरिषद को, जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। ठीक है। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। बाकी क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज चल ही रही है हमारे चैनल पर, आप जुड़े रहिए। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी, समझ आए। और जहाँ भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, उसको ज़रूर समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।